आज हम लोग भारत के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें आप लोग भारत के भूगोल से संबंधित भारत का सामान्य परिचय, भारत की भूगर्भिक संरचना और भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ा है, उसको आप लोगों ने समझा। आज हम लोग उन्हीं टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो सिलेक्टेड हैं और आप लोग अपना यहाँ पर मूल्यांकन करेंगे कि आप लोगों ने जो पढ़ा वो कितना पढ़ा है, और इन प्रश्नों के आधार पर आप ये तय करें कि आपको जो आपकी तैयारी है वो कितना बेहतर है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। इनमें कुल 18 क्वेश्चन है। मैंने सोचा कि लगभग 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन कहीं आ नहीं पाया क्योंकि हाथ से ही लिखना था, लिखने में भी बहुत समय लग गया। चलिए आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया? उर्दू में, फारसी में, अरबी में, ग्रीक में। तो यदि आप देखें तो इंडिया या भारत के नामकरण के पीछे कई रोचक कहानियाँ रही हैं, कई धार्मिक और सांस्कृतिक कारण रहे हैं, जिनमें बताया गया है कि उत्तर में निवास करने वाले आर्यों के आधार पर भारत को आर्यावर्त या ब्रह्मावर्त का नाम दिया गया। उसके अलावा यूनानियों ने इंडिया के लिए इंडोई शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने ही सर्वप्रथम इंडिया शब्द दिया। तो यूनानी इसमें है नहीं, यूनानी को ही ग्रीक कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक हो जाएगा। तो इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो यहाँ पर दिया गया है कि इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया है, तो ये ग्रीक भाषा में किया गया है। ठीक, वैसे आप संविधान के अनुच्छेद 1 में देखेंगे तो उसमें यही बात स्पष्ट लिखा गया है कि इंडिया डेट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ द स्टेट, यानी कि इंडिया और भारत दोनों क्या है? एक ही है। ठीक है, तो इस पर लेकर विवाद भी बहुत हुआ था, लेकिन आप लोग इसमें विवाद में न पड़े। तो यूनानी शब्द के इंडोई से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि मरकत द्वीप को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिनमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और पुडुचेरी। तो मरकत द्वीप को अंडमान निकोबार द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप को मरकत द्वीप भी कहा जाता है। ठीक, वैसे देखा जाए तो भारत में 800 से अधिक द्वीप है, जिनमें अंडमान निकोबार सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अब ये अंडमान और निकोबार दो अलग अलग द्वीप समूह हैं। यदि आप उत्तर से दक्षिण में चलें, मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर दूसरे वाले की। यदि आप उत्तर से दक्षिण में चलें तो यहाँ पे उत्तरी अंडमान, उसके बाद मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, ये तो अंडमान के हो गए। अब उसके बाद निकोबार के लिए कार निकोबार, ये लिटिल निकोबार, इसके नीचे कार निकोबार और बृहद निकोबार, ये हो गए। ठीक है, तो ये उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, ये लिटिल निकोबार, कार निकोबार, ये बृहद निकोबार हो गए। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं डिटेल से बताया हूँ। यदि आप लोग यहीं पर जानना चाहें तो ये देखिए कि 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करती है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग कर देती है। इसके अलावा उत्तरी अंडमान में ही एक सुषुप्त ज्वालामुखी पाया जाता है और मध्य अंडमान में एक जागृत ज्वालामुखी पाया जाता है, जिसका नाम बैरन है। ये नारकोंडम है। ये कौन सा है? नारकोंडम। और ये बैरन। तो बैरन कौन सा है? ये जागृत है। कौन सा है? जागृत है। और नारकोंडम कौन सा है? तो ये सुषुप्त है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल हो गया। इसके अलावा भारत का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ये बृहद निकोबार में ही स्थित है। तो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है। इसको पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब हम लोग तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं कि विश्व में भारत का हिस्सा है। हिस्सा का मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है कि विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत में है। यहाँ पर परसेंटेज दिया है 2.5%, 2.4%, 2.8 और 4.2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2.4%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि आप देखें तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये चतुर्भुजाकार आकृति में है।
किस आकृति में है? चतुर्भुजाकार आकृति में है। इसके भारत के उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर, कितना है? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है। यदि आप एक भारत का मैप बना लें तो ज़्यादा बेहतर आप इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो मैं एक एक चीज़ों को, एक एक बिंदुओं को एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। यहाँ पर आप देखें, तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? यदि कुल एरिया पूछा जाए तो एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का 2.4% है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से आप कमेंट में बताएंगे कि कितना परसेंट विश्व की जनसंख्या भारत में रहती है। अब उत्तर से दक्षिण, उत्तर से पूरी दक्षिण की इसकी जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की इसकी चौड़ाई 2933 किलोमीटर। इसका अक्षांशीय विस्तार देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। इसके अलावा भी आप इसमें देखें कि जो 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसे कर्क रेखा कहते हैं, ये भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर जाएगी: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये मिजोरम और ये त्रिपुरा हो गए। इसके अलावा भी आप इनमें जान सकते हैं कि जो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री। तो ये सामान्यतः आपको सब जगह इलाहाबाद मिल जाएगा, इलाहाबाद का नैनी मिलेगा कि इलाहाबाद की नैनी से ये होकर के गुजरता है। लेकिन एनसीईआरटी की किताबों का आप अध्ययन करें तो उनमें आप मिर्ज़ापुर पाएंगे। क्या पाएंगे? मिर्ज़ापुर। तो एनसीईआरटी ने मिर्ज़ापुर को माना है और सामान्यतः सभी किताबों में इलाहाबाद का नैनी माना गया है। ठीक। और ये जो भारत का मानक समय है, ये भारत का मानक समय उत्तर से दक्षिण में कुल 5 राज्यों से होकर जाता है और मानक समय जहाँ से गुजरता है उसका ट्रिक भी है। क्या ट्रिक है? उत्तर में छाओ, उत्तर में छाओ आप। ठीक है। तो उत्तर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, तो इतने राज्यों से होकर के भारत का मानक समय गुजरता है। ठीक। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि भारत के तट रेखा की कुल लंबाई बताना है। 7,506 किलोमीटर, उसके बाद 7,516 किलोमीटर, 7,500 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। अब भारत के तट रेखा की कुल लंबाई पूछा जा रहा है, तो तट रेखा का मतलब जो प्रायद्वीपीय भाग हो गया। तो अब आप यहाँ से देखें, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के गुजरात से लेकर के पूरा पश्चिम बंगाल तक का भाग, ठीक, यहाँ तक का भाग, ये हो गया पश्चिम बंगाल वाला भाग। ठीक। तो यहाँ तक का, तो ये जो आपका तट रेखा की जो कुल लंबाई है, तट रेखा की कुल लंबाई कितना है? 7516.6 किलोमीटर। जबकि स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। ठीक। जिनमें से 7516.6 किलोमीटर है ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को लेकर के है। जबकि यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि भारत के तट रेखा की मुख्य भूमि से कुल लंबाई कितना है, तो 6100 किलोमीटर होगा। कितना होगा? 6100 किलोमीटर। तो ये मुख्य भूमि तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर, जबकि संपूर्ण भारत में तट रेखा की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर और स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अब ये भारत की जो तट रेखा है कुल 9 राज्यों से है। कौन कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हो गए। ठीक है। तो इधर देख रहे हैं पश्चिम की तरफ कितने राज्य? 1 2 3 4 5 राज्य और पूर्व की तरफ 1 2 3 4 राज्य। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। पूछा जा सकता है कि भारत के पूर्वी तटीय
सीमा से कुल कितने राज्य लगते हैं और पश्चिमी तटीय सीमा से कुल कितने राज्य लगते हैं। तो पश्चिमी तटीय सीमा में देख रहे हैं ये 5 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। केरल वाले भाग को, तमिलनाडु वाले भाग को, आंध्र प्रदेश वाले भाग को, उड़ीसा वाले भाग को अलग अलग तटों के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कोरोमंडल तट, मालाबार तट। तो जो मालाबार तट है वो केरल की तरफ है, मालाबार तट है। तमिलनाडु की तरफ कोरोमंडल तट है। आंध्र प्रदेश की तरफ इसको आंध्रा तट या काकीनाडा का तट कहते हैं। उड़ीसा में इसे उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। अब गुजरात में इसको यहाँ पर, और गुजरात से लेकर के यहाँ तक कोंकण तट है, ठीक है। तो इस तरीके से तटों के कुछ नाम भी है। चलिए, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने में वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, 20 क्वेश्चन ही कराने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। नेपाल, भूटान, चीन के साथ सीमा बनाती है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7516 किलोमीटर, जो कि 15,200 किलोमीटर ये क्या है, ये स्थलीय सीमा है। ये कौन सी सीमा है, तो ये स्थलीय सीमा की लंबाई हो गई। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर और कुल भारत में द्वीपों समेत तटीय सीमा की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर, जबकि केवल मुख्य भूमि को लेंगे तो 6100 किलोमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5वें नंबर को नेपाल, भूटान तथा चीन के साथ सीमा बनाती है। तो अरुणाचल प्रदेश को देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ और म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। तो ये तो क्वेश्चन का आंसर होगा नहीं, ये गलत हो गया। अब इसके बाद मेघालय, तो मेघालय बांग्लादेश के साथ केवल सीमा बनाएगी, ये गलत हो जाएगा। पश्चिम बंगाल किसके साथ सीमा बनाएगी, तो ये बांग्लादेश के साथ बनाएगी। किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के बाद नेपाल के साथ और नेपाल के बाद भूटान के साथ। तो इतने देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। सिक्किम को यदि आप देखें तो सिक्किम किसके साथ सीमा बनाएगी, तो ये नेपाल के साथ सीमा बनाएगी, भूटान के साथ और चीन में जो तिब्बत है उसके साथ। तो ये चीन हो जाएगा आपका। तो ये करेक्ट आंसर आपका सिक्किम हो जाएगा। तो सिक्किम देख रहे हैं कि नेपाल, भूटान और चाइना के साथ सीमा बना रही। क्वेश्चन भी वही पूछा गया कि नेपाल, भूटान और चाइना के साथ कौन सी सीमा बनाती है, तो ये सिक्किम में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए पश्चिम बंगाल, सिक्किम और भी राज्य हैं तो जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। तो इनमें जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाएगा वो बांग्लादेश बनाएगा। कितना है, 4096 किलोमीटर, ठीक है, बांग्लादेश बनाता है। बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान बनाता है। इसका एक ट्रिक है, 7 ट्रिक है। क्या ट्रिक का नाम है, मैं यहाँ पे ट्रिक नोट कर दे रहा हूँ। ये हो बचपन में MBA, बचपन में MBA। ब से बांग्लादेश, च से चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। इतने देशों के साथ भारत का स्थलीय सीमा लगता है, जिनमें सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगेगा, बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चीन के साथ, फिर उसके बाद पाकिस्तान, फिर उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान, उसके बाद अफगानिस्तान, ठीक है। तो इतने देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा लगेगी। 7 नंबर क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग का संबंध किस दर्रे से है। जेलेबला, बनिहाल, जोजिला और नाथुला। तो ये जो जवाहर सुरंग का संबंध है ये बनिहाल दर्रे से है। किस दर्रे से है, बनिहाल दर्रे से है। और बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग है और ये एशिया का जो दक्षिण एशिया है, दक्षिण एशिया का सबसे लंबा सुरंग भी माना जाता है। अब इसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, गारो, खासी, जयंतिया किसका भाग है। हिमालय का, दक्कन का, शिवालिक का, ट्रांस का। और ये जो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हैं ये न केवल भूगोल विषय से संबंधित महत्वपूर्ण है बल्कि सामान्य ज्ञान GS के पेपर की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में जो सामान्य ज्ञान पूछे जाते हैं उनमें भारत का भूगोल के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेंगे और इनमें से आपको जरूर 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। चाहे कोई भी आप परीक्षा देंगे इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको श्योर मिलना है। क्योंकि मैं इन सभी टॉपिकों को पढ़ा भी दिया हूँ, आप चाहें तो वहाँ से भी जा करके आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं गारो, खासी, जयंतिया किसका भाग है। तो गारो, खासी, जयंतिया ये जो भाग है ये भाग है दक्कन के पठार का, ठीक है। बाकी हिमालय, शिवालिक, ट्रांस हिमालय तो ये सभी हिमालय की भाग है। लेकिन ये जो गारो, खासी, जयंतिया हैं ये मेघालय के पठार में स्थित पहाड़ियाँ हैं और इनका ये क्रम है गारो, खासी, जयंतिया। तो ये पश्चिम से पूर्व इसका क्रम भी है। ये क्वेश्चन बना भी है
और पूछा जाता है कि गारो खासी जयंतियाँ का पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम का क्रम बताइए। तो पश्चिम से पूर्व में देखेंगे तो आप लिखिए जी के और उसके बाद जे, जी के जे। तो यदि आपको जी के लिखना है, जी के तो ऐसे लिखेंगे जी के, ठीक है, जे को हटा दी, अभी रहने दीजिए। तो जी के ऐसे लिखेंगे तो जी का किधर है, वेस्ट में है, और ईस्ट में कौन है, जयंतिया, और बीच में कौन सा आ जाएगा, ये बीच में खासी है, ठीक है। और ये तीनों ही मेघालय के पठार पे स्थित पहाड़ियाँ हैं, ये तीनों मेघालय के पठार पे स्थित पहाड़ियाँ हैं, जिनमें से ये जो खासी है, खासी में ही कह सकते हैं कि मासिन राम नामक स्थान स्थित है, जहाँ पर विश्व का सर्वाधिक वर्षा अंकित किया जाता है। और जो मेघालय का पठार है, ये विश्व का सबसे आर्द्रतम वाला पठार है, आर्द्रतम वाला पठार है मेघालय का पठार। इसे शिलांग के पठार के नाम से भी जानते हैं। आगे जाएंगे तो असम में एक छोटा सा पठार मिलेगा जिसे कार्बी एंगोलोंग का पठार कहा जाता है, और ये प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा था, लेकिन मालदा गैप के द्वारा ये प्रायद्वीप से अलग हो गया, ठीक। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत के मानक समय की गणना की जाती है। अभी मैंने इसका एक्सप्लेन किया कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। 10 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि कौन सी श्रेणी ट्रांस हिमालय से संबंधित नहीं है, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, पीर पंजाल, 4 हो गए। तो कह रहा है कि कौन सा संबंधित नहीं है, तो ये देखिए काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, कैलाश भी है, लेकिन पीर पंजाल नहीं है। अब इसको आप एक फिगर के माध्यम से समझिए। देखिए यहाँ पर बोर्ड पर देखिए, तो यदि आप यहाँ पे देखें तो सबसे ऊपर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश और ये पीर पंजाल। पीर पंजाल के बाद यहाँ पर शिवालिक, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूँ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, पीर पंजाल और ये शिवालिक। तो ये जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो भाग है, ये ट्रांस हिमालय है। कौन सा भाग है, ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के नीचे जो शुरुआत होगा वो महान हिमालय, महान हिमालय के नीचे मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के नीचे शिवालिक है। तो ये 3 श्रेणियाँ हैं, उत्तर से दक्षिण ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ये हो गया। ट्रांस हिमालय में भी आपके कितनी श्रेणियाँ मिल जाएंगी, ये ट्रांस हिमालय हो गया, यहाँ पर ट्रांस हो गया, ट्रांस, ये महान, ये मध्य और ये शिवालिक, ठीक है। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहेंगे, महान हिमालय को हिमाद्री कहेंगे, हिमाद्री भी कह सकते हैं, इसे आंतरिक भी कहेंगे, इसे बृहत्तम भी कहेंगे, ठीक है। मध्य हिमालय को मध्य हिमालय कहेंगे और शिवालिक को शिवालिक हिमालय कहेंगे या बाह्य हिमालय कहेंगे। क्या, कौन सा हिमालय कहेंगे, बाह्य हिमालय भी कहेंगे। अब ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आपको 4 श्रेणियाँ देखने को मिलेंगी। तो उत्तर से दक्षिण का इसका क्रम भी है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ये कैलाश। फिर यहाँ पे पीर पंजाल हो जाएगा, ठीक है। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में पीर पंजाल है, और इसी के बीच में कश्मीर की घाटी भी स्थित है, और यहाँ मध्य हिमालय और ये शिवालिक हो गया। और इसका हर एक क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो से ही आपको मिल जाएगा। अब आइए, हाँ, इसका मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, आप ट्रिक भी देख लीजिए कि जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय का ट्रिक, ठीक है। तो इसको आप ट्रिक में बना सकते हैं कि कल जा कैलाश, क से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ठीक है। तो ये हो गया काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। तो ये चारों जो श्रेणियां हैं ये ट्रांस हिमालय में है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और आप लोग ध्यानपूर्वक इसको बिल्कुल सही करेंगे। और इनमें से जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे बिल्कुल सही करेंगे, गलत नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन भी नहीं है, बहुत ही मीडियम है, आसान है, बहुत कठिन नहीं है। मैं उसकी व्याख्या बस यहाँ पर कर दे रहा हूँ। अब इसके बाद देखिए कि भारत के भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम क्रम पूछा है। कुड़प्पा, धारवाड़, गोंडवाना, विंध्यन, बी है धारवाड़, कुड़प्पा, गोंडवाना, विंध्यन, सी
विंध्यन गोंडवाना धारवाड़ कुड़प्पा, और डी धारवाड़ कुड़प्पा विंध्यन और गोंडवाना। तो भारत की भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम क्रम पूछा गया है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? धारवाड़ हो जाएगा, कुड़प्पा हो जाएगा, विंध्यन हो जाएगा, गोंडवाना हो जाएगा, और उसके बाद मैदान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भारत की भूवैज्ञानिक संरचनाओं का जो प्राचीनतम से नवीनतम क्रम है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे आर्कियन सबसे प्राचीन है, आर्कियन, उसके बाद धारवाड़, धारवाड़, कुड़प्पा, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन, और उसके बाद मैदान। ठीक है, तो ये जो है आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन और ये मैदान, ये इसका क्रम है। ठीक है, हो सकता है आपको क्रम यहाँ से पूछ दे, यहाँ से क्रम पूछ दे, क्रम यहाँ से भी पूछा जा सकता है, कहीं से पूछा जा सकता है। तो आप इसको क्रम, इसका जो क्रम है इसको बिल्कुल सटीक तरीके से याद कर लेंगे। इसके लिए एक ट्रिक है, मैं ट्रिक भी बता दे रहा हूँ। देखिए, आपको जो ट्रिक इनमें से याद करना हो, याद कर लीजिए। कौन सा ट्रिक हो सकता है कि, हाँ, ये भी हो सकता है कि धर्मेंद्र कुमार विंध्य के गोद में, विंध्य के गोद में। अब समझिए, आ से आर्कियन, धर्मेंद्र से धारवाड़, कुमार से कुड़प्पा, कु से कुड़प्पा, वी से विंध्य है ये, तो विंध्यन, गोंदवाना, दक्कन, मैदान। एक और ट्रिक है, उसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। आधा कवि गोद में, आधा कवि गोद में। ठीक है, तो अ से आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंदवाना, दक्कन, मैदान, आपको जो याद करना हो। ठीक है, तो यहाँ से आधा कवि गोद में या फिर आ धर्मेंद्र कुमार विंध्य के गोद में। चलिए, अब इसके बाद हम लोग 12 नंबर का देखते हैं कि खनिज संसाधन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण तंत्र पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि खनिज संसाधन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण इसमें से कौन सा तंत्र होगा? विंध्यन तंत्र, धारवाड़ तंत्र, कुड़प्पा तंत्र और गोंडवाना तंत्र। तो इनमें यदि आप देखें तो जो धारवाड़ तंत्र है यह खनिज दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सर्वाधिक जो खनिज है इसी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही मिलते हैं। इनमें लोहा, सोना, चांदी, है ना, टंगस्टन, टीन, ये बहुत सारे जो खनिज आपको धारवाड़ में ही देखने को मिलेगा। और जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, तो गोंडवाना में मुख्य रूप से कोयले का निक्षेप है। किसका निक्षेप है? तो कोयले का निक्षेप गोंडवाना के लिए जाना जाता है। ठीक, विंध्यन में लाल बलुआ पत्थर के लिए जाना जाता है, और विंध्यन से आप भवन सामग्री का कह सकते हैं कि मटेरियल इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, कुड़प्पा में भी खनिज मिलते हैं, लेकिन बहुत अधिक खनिज नहीं मिलते हैं, बस थोड़े बहुत मात्रा मिलते हैं, तांबा वांबा इसमें मिल जाता है। अब 13 नंबर देखिए कि प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के संबंध में असत्य कथन को छांटना है, जिसमें प्री कैम्ब्रियन चट्टानें, प्री कैम्ब्रियन क्या है कि कैम्ब्रियन के पूर्व का जो समय है उसे प्री कैम्ब्रियन का समय कहा जाता है। ठीक है, तो प्री कैम्ब्रियन था, प्री कैम्ब्रियन था। तो अब इनमें से कहा जा रहा है कि प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के संबंध में असत्य कथन को आपको बताना है, जिनमें से विकल्प इस प्रकार है कि अत्यधिक कायांतरित, जीवाश्म रहित, वरित रूप का होना, निशिष्ट ग्रेनाइट का पाया जाना। ठीक है, तो इनमें से असत्य कथन आपको ढूंढना है। थोड़ा सा देखिए, जहाँ पे असत्य हो जाता है या इनमें सही नहीं है, तो उनको जरा सा आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहेंगे कि असत्य कथन क्या है। कि अत्यधिक कायांतरित है, ये तो सत्य है, तो ये तो सही है। ठीक है, अत्यधिक कायांतरित है, जीवाश्म रहित है, यानी कि इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ये भी सही हो जाएगा। वरित रूप का होना ये गलत है, ये वरित रूप में नहीं बल्कि अब ये अवशिष्ट रूप में हो चुके हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वलित रूप का होना यही नहीं होगा। और इनमें निशिष्ट ग्रेनाइट की जो बहुलता है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के संबंध में जो असत्य कथन होगा, राइट ऑप्शन नंबर सी, वलित रूप का होना। तो ये वलित रूप में नहीं बल्कि जब ये निर्मित हुए थे तो उस समय तो वलित थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इनका अपर्दन होता गया। अब यह एकदम बिल्कुल एक कह सकते हैं कि पतली चादर शिष्ट के रूप में अब ये विद्यमान है, और बिल्कुल अब ये कह सकते हैं कि अवशिष्ट हो गया है, इसको रेजिडुअल भी कहा जाता है। ठीक है, अब आइए 15 नंबर को 14 नंबर देखते हैं कि उत्पत्ति की दृष्टि से नवीनतम पर्वत श्रेणी को बताना है। अजंता है, पालकोंडा है, कैमूर है, पटकाई बूम है। तो अब कह रहा है उत्पत्ति की दृष्टि से नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी हो सकती है? अजंता, ये प्रायद्वीपीय भारत का है। पालकोंडा भी प्रायद्वीपीय भारत का है। कैमूर
कैमूर भी प्रायद्वीपीय भारत का है, और जो पटकाई भूमि है ये शिवालिक श्रेणियों का ये हिस्सा है जो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर मिलता है। अब जैसे आप यहाँ पर थोड़ा सा फिगर देखेंगे, इसको मैं इसीलिए रखा हूँ कि मैं प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकूँ। तो जैसे यहाँ पर ठीक है, चलिए तो अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो जो यहाँ से ये जो शिवालिक है ये अरुणाचल प्रदेश में आती है और इसे कई नामों से यहाँ पे जाना जाता है। अब इसे डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ठीक है, तो ये शिवालिक का ही भाग है। तो ये डाफला हो गया, ये मीरी हो गया, मीरी, यहाँ पे अबोर, अबोर, और ये मिसमी, और ये क्या हो गया, मिसमी हो गया। तो डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, और म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर पटकाई भूमि है। कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो पटकाई भूमि है। तो ये शिवालिक का भाग है। बाकी ये सभी जो है अजंता, पालकोंडा, कैमूर, ये सभी किसके भाग हैं, तो ये दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, नवीनतम पर्वत श्रेणी में पटकाई भूमि हो जाएगा। ये शिवालिक का ही अरुणाचल प्रदेश में भाग है। अब 15 नंबर देखिए, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर पूछा जा रहा है। अनाईमुडी, दोदाबेटा, महाबलेश्वर, महेंद्रगिरी। तो अनाईमुडी, दोदाबेटा, महाबलेश्वर और महेंद्रगिरी, तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर पूछा जा रहा है। बताइए उनमें से कौन सा होगा, तब तक मैं इसे मिटा रहा हूँ। देखिए, यदि आप दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण जो भारत है ये प्रायद्वीपीय भारत संरचना की दृष्टि से अत्यंत प्राचीन है और दृढ़ भूखंड है, ठीक है। ये हो गया दक्षिण भारत। अब यहां से ये वाला भाग पश्चिमी घाट, ये वाला भाग पूर्वी घाट, ये दोनों आकर के दक्षिण में नीलगिरी पर्वत पे मिलते हैं। ये नीलगिरी पर्वत है और नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में कुछ अन्य श्रेणियाँ आपको देखने को मिलेगी। जैसे ये जो दक्षिण में ये वाला भाग, इसे कहते हैं अन्नामलाई। क्या कहते हैं, अन्नामलाई। ये पालनी, ये कौन सी है, पालनी है। यहाँ पे दक्षिण में देखेंगे तो आपको एक और मिल जाएगा जिसे कार्डामम कहेंगे। क्या कहेंगे, कार्डामम। और इसके दक्षिण में नागरकोइल, नागरकोइल। और फिर इधर तमिलनाडु में जावेती है, सेवरा की पहाड़ियाँ हैं, ठीक। आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो यहाँ पे नल्ला मलाई मिलेगा। क्या मिलेगा, नल्ला मलाई। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा भाई साहब, नल्ला मलाई, अन्ना मलाई, कंफ्यूज मत होइएगा। नल्ला मलाई कहाँ पर है, तो नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश में। अन्ना मलाई कहाँ है, तो ये केरल में आपको देखने को मिलेगा, केरल और तमिलनाडु, ठीक है। तो अन्ना मलाई पूर्व की तरफ और अन्ना मलाई पश्चिम की तरफ, नल्ला मलाई पूर्व की तरफ है। तो इनमें से जो नीलगिरी की है, तो नीलगिरी की सर्वाधिक जो ऊंची चोटी है नीलगिरी पर ही है। इसे दोदा बेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, दोदा बेटा, दोदा बेटा। इसकी जो ऊंचाई है 2637 मीटर है। और अन्नामलाई पर ही एक अनाईमुडी पर्वत है, अन्नामलाई पर ही अनाईमुडी पर्वत है, इसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। तो दक्षिण भारत की जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो अन्नामलाई पर्वत पर अनाईमुडी है, और दूसरी जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो नीलगिरी पर्वत पर दोदा बेटा है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ें। देखिए भाई साहब, वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दिए। उत्पत्ति की दृष्टि से ये हो गया। 15 नंबर देखिए, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। अच्छा, ये भी हो गया, ठीक। अब यहाँ पर अनाईमुडी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनाईमुडी, ठीक है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर है, ये फर्स्ट है और दोदा बेटा सेकेंड है। और दोदा बेटा कहाँ है, तो ये नीलगिरी में है। अनाईमुडी कहाँ है, अन्नामलाई में है, ठीक। महाबलेश्वर ये दक्षिणी सह्याद्री में है। कहाँ पे है, दक्षिणी सह्याद्री की सर्वाधिक ऊंची चोटी है महाबलेश्वर, जबकि उत्तरी सह्याद्री की सर्वाधिक ऊंची चोटी करसुबाई है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। अब आइए, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है तो भ्रंशोत है, अवशिष्ट है, ज्वालामुखी है, वलित है। तो जो पश्चिमी घाट पर्वत है यह एक ब्लॉक पर्वत है या भ्रंशोत पर्वत है। यदि बात करें तो जो पश्चिमी घाट पर्वत है, यह पश्चिमी घाट पर्वत वास्तविक रूप में कोई एक पर्वत नहीं है, बल्कि यह एक अवास्तविक पर्वत श्रेणी है और हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर तक बताई गई है, ठीक। और जब
यह अफ्रीका से टूट करके अलग हुआ था। भारत जब अफ्रीका से टूट करके अलग हुआ था तो उसी समय इनमें भ्रंश का निर्माण हुआ। तो पश्चिम से ही ये टूटा था, ठीक है, पश्चिम से ही ये टूटा था। देखिए प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को आप लोग पढ़ते रहिए। 1960 के दशक में प्लेट टेक्टोनिक आया हुआ था जब भारत अफ्रीका से अलग हुआ था। जैसे यहाँ पर मैं अफ्रीका यदि बना लूँ छोटा सा, ठीक है, अफ्रीका हो गया, भारत हो गया। तो उस समय भारत कहाँ पे था? भारत यहाँ पे था, ठीक है। तो भारत यहाँ पे था। तो भारत जब अफ्रीका से अलग हुआ था, जब अफ्रीका से अलग हुआ तो अलग होने के परिणाम स्वरूप इसके पश्चिमी भाग में भ्रंश जैसा संरचना देखने को मिला और इसी के परिणाम स्वरूप ही पश्चिम में पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ। तो जो पश्चिमी घाट है ये भ्रंश के रूप में है। इसे आप ब्लॉक पर्वत भी कह सकते हैं, ब्लॉक पर्वत भी कहेंगे, ठीक है। लेकिन ये पर्वत नहीं है, इसको आप पर्वत नहीं कह सकते हैं, ये अवास्तविक पर्वत श्रेणी मानी जाती है। अब देखिए भूवैज्ञानिकों का ये भी दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर जो झीलें हैं, जो विवर्तनिक की झीलें हैं, तो इन झीलों के सहारे प्लेटें टूट सकती हैं और टूटने के परिणाम स्वरूप ये जब भी गति करेंगी तो उत्तर पूर्व दिशा की ओर गति करेंगी जैसे भारत कर रहा है। और इनकी जो गति होगी वो बहुत ही तीव्र होगी और ये गति करके ये वाला भाग जा करके यहाँ पर टकराएगा। जब यहाँ पर टकराएगा तो आज यहाँ पर जो हिमालय आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो हिमालय दिखाई दे रहा है, तो उससे भी ऊंची श्रृंखला का निर्माण यहाँ पर होगा। और ये पूरा जो पश्चिमी घाट वाला जो भाग इस समय आप हरियाली वाला देख रहे हैं, ये शुष्क मरुस्थल में परिवर्तित हो सकता है, यानी कि जैसे लद्दाख है, ठीक है। तो ऐसा अभी दावा किया जा रहा है, लेकिन अब ये तो बहुत वर्षों के बाद होगा, हमारी पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ तब तक चल बसी होगी। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी कैसी है? तो ये भ्रंशोत्तर पर्वत हो गया। 17 नंबर देखिए, मुख्य सीमांत भ्रंश पाया जाता है। अभी मैंने इसके विषय में बताया था, ट्रांस महान हिमालय, महान और मध्य हिमालय के बीच में, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में, इनमें से कोई नहीं। तो जो मुख्य सीमांत भ्रंश है इसको MBT कहते हैं। तो ये महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में ये पाया जाएगा। अब इसके बाद कश्मीर घाटी स्थित है, कश्मीर की घाटी स्थित है। तो ये जो कश्मीर की घाटी है, ट्रांस हिमालय महान हिमालय के बीच में है, महान हिमालय पीर पंजाल के बीच में है, महाभारत और धौलाधार के बीच में है, कि कांगड़ा और धौलाधार के बीच में है। तो जो कश्मीर घाटी स्थित है वो कश्मीर घाटी महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में ही कश्मीर की घाटी स्थित है। तो ये जो कश्मीर की घाटी है इसका जो निर्माण हुआ था, तो इसका निर्माण एक झील था, उस झील का नाम था करीना। क्या नाम था? करीना। ये हीरोइन का नाम है करीना कपूर, तो उसी के नाम पर मत सोचिएगा कि है, ये पहले से नाम है तो करीना। तो करीना झील का निर्माण हुआ था। जब करीना झील का निर्माण हुआ तो इस झील के सूखने से यहाँ पर एक घाटी का निर्माण हुआ। इसी घाटी को कश्मीर की घाटी का नाम दिया गया और इस कश्मीर की घाटी को जहांगीर ने पृथ्वी पर स्वर्ग कहा था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? महान और पीर पंजाल के बीच हो जाएगा। मैं जरा सा एक बार इसको मैं देखना चाहूँगा कि ये जो मुख्य सीमांत भ्रंश है ये बिल्कुल सही है कि नहीं है। तो मुख्य सीमांत भ्रंश अब ये हिंदी में लिखा हुआ, इसमें मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। मुख्य सीमांत MBT है कि MCT होगा, ज़रा सा मैं 1 मिनट देख के बताता हूँ, आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। मुख्य सीमांत भ्रंश, मुख्य सीमांत भ्रंश, तो इसका जो कहाँ गया? मुख्य सीमांत भ्रंश, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य हिमालय और शिवालिक। यही थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन था। तो जो मुख्य सीमांत भ्रंश है इसको MBT कहा जाता है। एक हिमालय हो गया, एक हिमालय ये हो गया, एक हिमालय ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो इसे आप ट्रांस कहिए, ट्रांस। इसे आप ग्रेटर यानी महान हिमालय, इसे मिडिल हिमालय, इसे शिवालिक, और शिवालिक के
दक्षिण में भाबर प्रदेश है। ये कौन सा है? ये तो ये भाबर प्रदेश हो गया, भाबर प्रदेश हो गया। ठीक है। तो अब देखिए ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में एक आपको भ्रंश मिलेगा। ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में एक भ्रंश मिलेगा। मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में एक भ्रंश मिलेगा। और शिवालिक और भाबर प्रदेशों के बीच में एक आपको भ्रंश देखने को मिलेगा। तो ये तो बिल्कुल सही है। ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में सिंधु सांगपो, सांगपो में जो स्पेलिंग होगा टी से होता है, सिंधु सांगपो सचर जोन। और ये जो होगा तो जो शिवालिक और भाबर प्रदेश के बीच में है तो HFF यानी कि हिमालयन फ्रंट फाल्ट हो जाएगा यहाँ पे, सिंधु सांगपो सचर जोन। अब इसके बाद मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में MBT मिलेगा। क्या मिलेगा? MBT, या इसको आप यफ कह सकते हैं, तो MBF कह सकते हैं, यानी कि मेन बाउंड्री फाल्ट। तो ये मेन बाउंड्री फाल्ट हो गया, तो इसी को कहेंगे मुख्य सीमांत भ्रंश। ठीक है, तो मुख्य सीमांत भ्रंश हो गया। अब यहाँ पर MCT मिलेगा, यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, तो ये ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में मिलेगा। तो यहाँ पर MCT और यहाँ पे MBF। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल अभी से मैंने जो बताया ये बिल्कुल सही है। उसी समय मुझे कुछ कन्फ्यूजन लग रहा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मध्य और शिवालिक हो जाएगा। ठीक है, तो जो पूछा जा रहा है थोड़ा सा मैं इसी को लेकर के कन्फ्यूज था कि मुख्य सीमांत भ्रंश की बात कर रहा है। इसका जो इंग्लिश होगा तो मेन बाउंड्री फाल्ट यानी कि MBF किसमें पाया जाता है? तो जो MBF है वो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में पाया जाएगा। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में MCT मिलेगा। और उसके बाद ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में आपको मिल जाएगा सिंधु सांगपो सचर जोन। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ये क्वेश्चन बना हुआ था प्री वाले पेपर में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पर मैंने इसका व्याख्या कर लिया है, थोड़ा सा आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। ऊपर वाला तो ST/SZ है, नीचे वाला HFF है, और उसके बाद MCT MBF। ठीक है, MCT MBF, तो ऐसे याद कर लीजिए कि MCT और MBF हो गया। ठीक, तो अब ये आपको यदि मालूम जाए कि ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय और शिवालिक और भाबर का प्रदेश। ठीक, तो ये आपके कुल 18 क्वेश्चन आज हम लोगों ने सॉल्व किए। इसी तरीके से मैं जैसे ही कोई चैप्टर पूरा होगा मैं वैसे ही उससे संबंधित कुछ मेन क्वेश्चन को मैं आप लोग के सामने लाऊंगा, और इसी तरीके से व्याख्या करते हुए कुछ ट्रिक का प्रयोग करते हुए मैं उसका सॉल्यूशन भी दूंगा। इस समय भारत का मैदानी प्रदेश पढ़ाया जा रहा है और मैदानी प्रदेश लगभग समाप्त होने वाला है, तो मैदानी प्रदेश से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, अपवाह तंत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, और मिट्टी। तो इन तीनों से संबंधित एक साथ क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा। फिर उसके बाद हम लोग जब नया चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें फिर से इसी तरीके से हम लोग MCQ के रूप में क्वेश्चन हल करते रहेंगे, मज़ा भी आता रहेगा। और ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार करिए, कहीं ना कहीं ये आप लोगों को किसी न किसी परीक्षाओं में मिल जाएगा। मैंने व्याख्या भी लगभग सही किया है, और एक क्वेश्चन में कई आंसर भी मैंने दिया है, इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा देर भी हो गया। 18 क्वेश्चन थे, 18 क्वेश्चन को तो 2 मिनट में निपटा देना चाहिए था, 3 मिनट में, लेकिन यहाँ पे तो आप लोग को बताना भी है, व्याख्या भी करना है। और चूँकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है तो उसमें फर्स्ट पेपर में भारत का सामान्य भूगोल है, तो भारत के सामान्य भूगोल से संबंधित आप भारत के भौतिक प्रदेशों को यदि सही से पढ़ लेंगे, और मिट्टी पढ़ लेंगे, वनस्पति पढ़ लेंगे, और प्रायद्वीपी नहीं, ये अपवाह तंत्रों को यदि आप पढ़ लेंगे तो लगभग वहाँ से ही बन जाते हैं क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा हो चुका है। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।